नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 14 पढ़ेंगे, जो लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। अध्याय का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। पहले पढ़ते हैं हम कवि परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, कवि के गांव का नाम है चंद्रगहना। लौटती यानी वहाँ से लौटते, बेर का अर्थ है यहाँ समय, लौटते वक्त या लौटते समय, बेर यानी बार, लौटती बार, यानी जो उसने दृश्य देखा एक किसान के रूप में। चंद्रगहना गांव से लौटते समय जो उसने किसान के रूप में देखा, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। देख आया चंद्रगहना, कवि कह रहे हैं देखो चंद्रगहना नामक स्थान आ गया है। देखता हूँ दृश्य अब मैं क्या देखता हूँ, वो वहाँ किसान के रूप में क्या देखता है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ होती है खेत के, जो खेत की भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ मिट्टी की बनाई जाती है, जिससे या तो किसान उस पर से आसानी से जा सके। फसलों के बीच से वो जा नहीं सकता, इसलिए वो किस पर से जाता है, मेड़ पर से जाता है, या जिसको बोल सकते हैं बाउंड्री, मिट्टी की बाउंड्री बनाई होती है उसको बोलते हैं मेड़। तो मेड़ पर वह किसान अकेला बैठा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, और खेत में क्या है, ठिगना यानी छोटे चने का पौधा है। एक बीते के बराबर है, जो बीते किसको कहा जाता है, एक बलिष्ठ यानी एक माप है, लगभग 22.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है, या जिसको राजस्थानी में बोलते हैं बिलात। अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक का माप, उसको बोलते हैं एक बीता। यानी वो पौधा किसके बराबर है, एक बीते के बराबर है। वह छोटे चने का पौधा एक बीते के बराबर है।
बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। अब यहाँ इस पाठ में ये जो फसलों का मानवीकरण किया गया है कि जैसे कोई स्वयंवर हो रहा हो। स्वयंवर किसे कहते हैं? जिसमें लड़की अपना पति खुद चुनती है। ये पहले के समय में स्वयंवर प्रक्रिया चलती थी, तो उसमें लड़की अपना पति खुद चुनती थी। तो उसी आधार पर उसने इस फसलों का मानवीकरण किया है कि जो चने का पौधा है वो कैसा लग रहा है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा के क्या होता है? पगड़ी या साफा। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी हो। छोटे गुलाबी फूल का, कैसे रंग का? गुलाबी फूल का उसने साफा पहन रखा हो। सज कर खड़ा है, और सज धज के वो खेतों में खड़ा है। चने के पौधे को एक दूल्हे के समान बताया है, क्योंकि चने का पौधा ऊपर से देखने पे ऐसा ही लगता है जैसे पगड़ी के आकार का हो, और उसके ऊपर जब गुलाबी रंग का फूल आ गया है तो वो देखने में ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई दूल्हा साफा पहन के सज धज के खेत में खड़ा हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। और पास ही में क्या उगी हुई है? अलसी। अलसी का पौधा उगा हुआ है। अलसी को हठीली क्यों कहा है? क्योंकि अलसी होती है वो खरपतवार के रूप में कहीं भी कभी भी उग जाती है, उसे उगाया नहीं जाता। वर्तमान समय में तो अब अलसी की भी खेती की जाने लगी है, क्योंकि उसका उपयोग कई चीज़ों में होने लगा है। लेकिन पहले वो ऐसे ही उग जाया करती थी, बीच बीच में चने की फसल के बीच में उग जाया करती थी। तो चने के पौधे के पास में ही अलसी उगी हुई है। देह की पतली कमर की है लचीली। अलसी का पौधा कैसा होता है? एकदम पतला उसका तना होता है। तो उसकी कमर कैसी बताई है? एकदम पतली और एकदम लचीली, जो टूटती नहीं है आसानी से, एकदम जैसे नीचे झुकती है वापस ऊपर खड़ी हो जाती है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उस पर कैसे फूल लगे हुए हैं? नीले रंग के फूल लगे हुए हैं। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब वो क्या कह रही है? अलसी का पौधा, उसको एक लड़की का रूप बताया है, एक स्त्री का रूप बताया गया है कि वो क्या कह रही है कि जो छुए यह, जो उसके नीले रंग के फूल को छुए, दूं हृदय का दान उसको, उसे ही मैं अपने हृदय का दान दूंगी। यानी चने का पौधा पास में उगा हुआ है, तो वो उसी को संबोधित करते हुए कह रही है कि यदि जो मुझे मेरे इस नीले फूल को छुए, उसे ही मैं अपने हृदय का दान दूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। और जो सरसों की फसल है वह तो उससे न पूछो, वह क्या हो गई है? सबसे ही सयानी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। हाथ पीले करना मुहावरा है, यानी शादी के लिए, शादी करना या विवाह करना। तो उसने क्या कर लिया? उसके ऊपर सारे फूल पीले रंग के आ गए हैं। तो उसको कैसा बताया है कि उसने सारे हाथ अपने पीले कर लिए हैं और वह वसुधा रूपी, धरती रूपी ब्याह मंडप में पधारी हुई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और फाग कब गाया जाता है? फाल्गुन मास में गाए जाने वाले गीत फाग कहलाते हैं। तो जो फागुन का महीना है वो क्या गा, उसकी हवाएं क्या गा रही है? फाग की गीत गा रही है। जैसे मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे फाग गाया जा रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये तो पूरा ही स्वयंवर हो रहा है। किसका? अलसी के पौधे का और चने के पौधे का। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। प्रकृति चारों तरफ से प्रसन्न दिखाई दे रही है और वो उसकी चारों तरफ से फसलें लहरा रही है इस विजन में। यानी जो निर्जन सा वन है उसमें भी प्रकृति की फसलें लहरा रही है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और दूर व्यापारिक भूमि यानी जिसे कहा है शहरों की तरफ कहा है कि दूर व्यापारिक नगर से यह जो प्रेम की भूमि है, गांव की भूमि है, वह अधिक उपजाऊ है, अधिक अच्छी लगती है। और पैरों के तले है एक पोखर। और पास में ही क्या है? एक पोखर है। पोखर यानी एक तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ। लहरियाँ यानी छोटी लहरें। छोटी लहरों को क्या कहा जाता है? लहरियाँ। उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। छोटा सा तालाब है, उसमें छोटी लहरें उठ रही हैं।
नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उसके जो नीले पानी के तल में जो घास उगी हुई है भूरे रंग की, ले रही वह भी लहरियाँ। वह भी क्या ले रही है? उन छोटी छोटी लहरियों के साथ वह भी हिल रही है। जो घास भूरी उगी हुई है वह भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। अब इसमें चांदी का गोल बड़ा खंभा क्या है? जैसे तालाब में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, जैसे तालाब को हम देखते हैं तो वो एक कैसा दिखाई देता है? तालाब में सूर्य की रोशनी एक खंभे के समान दिखाई देती है। आँख को है चकमकाता। जैसे ही हम उस पानी में देखते हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है? चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि धूप की रोशनी जब पानी से टकराती है तो आंखें हमारी चकमका जाती है कई पत्थर किनारे पी रही चुपचाप पानी। उस तालाब के किनारे कई पत्थर हैं जो पानी कब से पानी पिए ही जा रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। यानी वो कितने ही वर्षों से वहाँ पर उस पोखर के किनारे पानी में आधे डूबे हुए हैं और आधे निकले हुए हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। उसी तालाब में एक बगुला खड़ा है जो अपनी एक टांग पर खड़ा है। एक टांग उसने जल में डुबा रखी है, वो एक पैर से खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली, जैसे ही उसने चालाक मछली को देखा ध्यान निद्रा त्यागता है तो वह अपना ध्यान तोड़ देता है। वैसे तो वह एक पैर पर खड़ा होकर के ध्यान ऐसा खड़ा है मानो वह ध्यान लगा रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे मछली दिखाई देती है वैसे ही वह अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। उसे फट से, जैसे ही वो ध्यान निद्रा त्यागी उसने, और वैसे ही उसने चोंच में उस मछली को दबा लिया और गले के अंदर डाल लेता है, यानी पेट में निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया जिसको मूर्खा पक्षी भी कहा जाता है, जो हमने ग्रामर लेसन में भी पढ़ा था, मगरोठी भी बोलते हैं उसे। जो काले माथे वाली चतुर चिड़िया है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। उसके पंख कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के। वो भी क्या करती है? झपट्टा मारती है। किस पर? टूट पड़ती है बड़े जल के हृदय पर। तालाब जल से भरा हुआ है तो जैसे ही उसे भी कोई मछली दिखाई देती है तो वो जल के हृदय पर झपट्टा मारती है। एक उजली चटुल मछली एक चतुर मछली को देखती है। जैसे ही वह चतुर मछली को देखती है, एक काले माथे वाली चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के सहारे पानी के हृदय पर झपट्टा मारती है। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और उस अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबा करके दूर आसमान में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और फिर क्या देखता है वो? थोड़ी ही दूरी पर जहाँ से कुछ भूमि ऊंची है, जहाँ से क्या है? रेल की पटरी गई है। वहाँ क्या डाली गई है? रेल लाइन डाली गई है वहाँ पर, जहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी वहाँ से कोई भी रेल नहीं जा रही है क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है वहाँ पर। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद यानी आज़ाद। मैं यहाँ पर कैसा हूँ? एकदम आज़ाद हूँ। वह जो केदारनाथ अग्रवाल है वो खेत की मेड़ पर बैठे बैठे देख रहे हैं, उन्होंने ये सब कल्पना की है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ आज़ाद हूँ। जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। यानी मैं यहाँ आज़ाद हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची यानी नीची ऊंची पहाड़ियाँ, जो नीची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस पर मुझे नहीं जाना है। दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, और जो पास ही में बांझ भूमि है यानी बंजर भूमि है जिस पर कोई भी फसल नहीं उगती है, वो दूर दिशाओं तक फैली मुझे दिखाई दे रही है। इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा पेड़ होता है बबूल के पेड़ के समान होता है, रेगिस्तानी वृक्ष होता है। रीवा का पेड़ बबूल के वृक्ष के समान। तो दूर मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं?
रीवा के पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो उस बंजर भूमि पर उगे हुए हैं, जो कुछ कुछ बबूल के पेड़ से मिलते हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, उनमें क्या होते हैं, कांटे और कुरूप से हैं वो, उनका कोई रूप नहीं होता, जो खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, और मुझे क्या सुनाई पड़ता है जो कि मेरे कानों में मीठा मीठा रस सा टपका देता है, सुग्गे का स्वर। सुग्गा यानी तोते का स्वर, टें 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 टें। कैसी आवाज़ होती है तोते की, टें 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 टें, वो उसे सुनाई देता है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। वन स्थली यानी जंगल, ऐसा सुनाई पड़ता है उस निर्जन जगह पर जो मुझे दिखाई दे रही है सभी चीज़ें, उसी जगह पर एक हृदय चीरता हुआ सुग्गे का स्वर सुनाई देता है, तोते का स्वर सुनाई देता है। और उसी के जवाब में क्या सुनाई देता है, उठता गिरता, यानी ऊपर चढ़ता हुआ और धीरे गिरता हुआ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में और गिरती आवाज़ में किसका स्वर सुनाई देता है, फिर सारस का स्वर, टे टों। जैसे सुग्गे का स्वर उसको सुनाई दिया, तोते का स्वर सुनाई दिया, टें 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 टें, और उसी के जवाब में सारस का स्वर सुनाई दिया, कैसा, टे टों। मन होता है, अब इन दोनों स्वरों को सुन करके केदारनाथ अग्रवाल जी के मन में क्या आता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं, मेरा मन होता है कि मैं भी यहाँ से उड़ जाऊं। कैसे, पर फैलाए सारस के संग, अपने पंखों को फैला करके सारस के संग मैं भी उड़ जाऊं। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, यानी मैं सारस के संग उड़ जाऊं। सारस कैसे पक्षी होते हैं, जो हमेशा युगल में उड़ते हैं, यानी जोड़ी में उड़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने पंखों को फैलाकर सारस के संग उड़ जाऊं, जहाँ दोनों जोड़े के रूप में उड़ते हैं, और हरे हरे खेत में उस युगल की प्रेम कहानी सुन लूं, वो भी चुपचाप से। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।